हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी दोस्तों के सामने जीएसटी की सेकंड वीडियो लेके। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था जीएसटी क्या है, जीएसटी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, फिर हमने बात की जीएसटी के एडवांटेज के बारे में। उसके बाद हमने बात किया था कि जीएसटी से पहले इंडिया में टैक्स सिस्टम किस तरह से था। उसके बाद फिर हमने बातें की थी कि जीएसटी ने किस तरह से प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस किया है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफिनेशन ऑफ गुड्स, definition of services, definition of tax, who is liable for GST registration, type of registration and option available for taxpayer in India। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी चीजों पे बातें करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी पे क्लिक करें कि आइंदा आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मैं शेयर करता हूँ पीपीटी। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखेंगे सबसे पहले आज का क्वेश्चन, डिफिनेशन ऑफ गुड्स। कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति जो व्यापार करता हो, व्यापार में वो जिस चीज को भी सेल करता हो और सेल करने के बाद वो पैसे कमाता हो, वो उसके लिए वो बेची गई चीज जो है उसके लिए वो गुड्स कहलाती है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। ये है मिस्टर एक्स, इनके पास एक शॉप है और इस दुकान से ये कंप्यूटर बेचते हैं, उसके कंप्यूटर के पार्ट्स बेचते हैं, प्रिंटर बेचते हैं, कीबोर्ड बेचते हैं, माउस बेचते हैं। इस तरह के सभी चीजें जो हैं ये सेल करते हैं और सेल करने के बाद इससे कुछ पैसे अर्न करते हैं। तो मिस्टर एक्स जो अपनी शॉप से सामान बेचते हैं, वो कंप्यूटर, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, ये सभी चीजें मिस्टर एक्स के लिए गुड्स कहलाएंगी, क्योंकि मिस्टर एक्स इस चीज को बेच के पैसे कमाते हैं। अगर मिस्टर एक्स के घर में मान लिया जाए कि कंप्यूटर रखा हो, लैपटॉप रखा हो, माउस रखा हो, तो ये मिस्टर एक्स के लिए जो है गुड्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस जो उनके घर पे रखा हुआ है वो बेचने नहीं वाले। वो मिस्टर एक्स के लिए एसेट्स हैं जिसका वो फायदा उठा सकते हैं, मगर सेल नहीं करते। सेल करने के लिए जो चीज उनके शॉप पे रखी है बेचने के लिए वो चीज है, और वही चीज उनके लिए गुड्स कहला जाएगी। तो फाइनली कोई भी व्यापार करता है और व्यापार में जिस चीज को बेचता या खरीदता है वो उसके लिए गुड्स कहलाती है। एक दूसरे एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है मिस भाई, इनके पास एक फर्नीचर की शॉप है और जिसमें ये बहुत सारे फर्नीचर रखते हैं और उसे सेल करते हैं। क्या ये फर्नीचर मिस्टर वाई के लिए गुड्स हैं या एसेट्स हैं? आप कहेंगे ऑफ कोर्स कि मिस्टर वाई जो है इस फर्नीचर को सेल करेंगे और इससे जो है वो पैसे अर्न करेंगे, ये इनके लिए जो है वो गुड्स है। मगर इनके दुकान में एक लैपटॉप भी है जिससे वो बिल इरेज करते हैं, बिल बनाते हैं। क्या मिस्टर वाई के लिए वो एसेट्स हैं या गुड हैं? आप कहेंगे वो एसेट्स है, क्योंकि वो लैपटॉप का बिजनेस नहीं करते, वो फर्नीचर का बिजनेस करते हैं और फर्नीचर उनके लिए गुड्स है, लैपटॉप उनका एसेट्स है जो वो अपने व्यापार में यूज करते हैं। इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि सर्विसेज किसे हम कहते हैं। कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट या इस तरह के कोई भी व्यक्ति जब कोई भी सर्विस देता है अपने किसी भी कस्टमर को, तो ये सर्विस देने के बाद उससे अपनी फीस चार्ज करते हैं और फीस में वो व्यक्ति जो इनकी सर्विस लेता है वो उन्हें पैसे देता है। तो ये डॉक्टर साहब, ये वकील साहब और ये इंजीनियर साहब जो हैं, इन्होंने जो सर्विस दी है, डॉक्टर ने का पेशेंट को चेक करना, एडवोकेट का एडवाइस देना और इंजीनियर का कंस्ट्रक्शन में हेल्प करना, ये सभी चीज उनका प्रोफेशन है और प्रोफेशन से वो पैसे कमाते हैं। इस प्रोफेशन के लिए उन्होंने पढ़ाई की है और पढ़ाई के बाद फिर उसको बेचते हैं, उसकी रेंडरिंग करते हैं, बेसिकली उसकी रेंडरिंग करते हैं और उससे वो पैसे अर्न करते हैं। तो ये सब सर्विसेज होती हैं। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं, सीए की सर्विसेज हैं। डॉक्टर साहब अगर अपने घर के किसी भी पेशेंट को देखेंगे तो वो उनके लिए सर्विस नहीं होगी, क्योंकि उनसे उनको पैसा अर्न नहीं होने वाला। इसी तरह एडवोकेट खुद के घर में कोई एडवाइस दे रहा होगा, अपने बच्चों को कोई एडवाइस दे रहा होगा, तो वो उनके लिए सर्विसेज नहीं कहलाएंगी। बेसिकली सर्विसेज वो होती हैं जो हम कस्टमर को देते हैं और उससे कुछ पैसे अर्न करते हैं, वो सर्विसेज कहलाती हैं। अब हम आगे बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ टैक्स की। टैक्स होता क्या है? गवर्नमेंट कहती है किसी भी बिजनेसमैन से या कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति से कि अगर आप
किसी भी गुड्स को सेल करते हो या आप कोई भी सर्विस की रेंडरिंग करते हो, तो जो व्यक्ति आपके गुड्स को खरीदता है या जो व्यक्ति आपके सर्विस को रिसीव करता है, उस व्यक्ति से आप जो अमाउंट कलेक्ट करते हैं वो कलेक्ट करो, मगर उस अमाउंट पे कुछ पैसे एज अ टैक्स कलेक्ट करो और वो पैसे जो है आप गवर्नमेंट को जमा करो, जिस पैसे से सरकार जो है देश के हित के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं वो सभी काम करेंगे। जैसे स्कूल बनवाने होते हैं, कॉलेजेस बनवाने होते हैं, रोड्स बनवाने होते हैं, हॉस्पिटल बनवाने होते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं उन्हें सैलरी देनी होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो गवर्नमेंट को करना होता है और वो टैक्स के पैसे से ही किया जाता है। इसलिए हमें टैक्स देना होता है और हमें टैक्स देना चाहिए, क्योंकि उस पैसे का यूज करके हमारे देश में बहुत सारी नई चीजें डेवलप की जाती हैं। द मनी दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है जीएसटी में। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए है, जो नॉर्मल लोग टैक्स पेयर करते हैं। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए है, जिसे हम कंपोजिट डीलर भी कहते हैं। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो कैजुअल टैक्स पर्सन के लिए है ये। उसके बाद नॉन रेसिडेंट टैक्स पर्सन। सबसे पहले अंडर जीएसटी एक टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन है जो इंडिया में किसी भी प्लेस पर कोई भी बिजनेस करता हो, अंडर जीएसटी एक्ट उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। इसके लिए हम आगे देखेंगे कि क्या इसका क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन टैक्स पेयर की, तो ये एक स्कीम है। इस स्कीम को कोई भी टैक्स पेयर चुन सकता है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम। अगर आपका सालाना इनकम 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कंपोजिशन स्कीम चूज करें, या नहीं तो फिर आप अगर चाहते हैं तो आप नॉर्मल टैक्स पेयर का भी स्कीम चूज कर सकते हैं। कैजुअल टैक्स पेयर जो है वो अलग है। उसके लिए हम देखते हैं कैजुअल टैक्स पर्सन, CTP का अर्थ है वो पर्सन जो टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कभी कभी टैक्सेबल जगह पर करता है। आप ऐसे समझिए इसको कि कोई भी व्यक्ति है जिसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, जिसपे वो एक जगह फिक्स होके वो बिजनेस करे, वो घूम घूम के बिजनेस करता है, मेला लगता है उस मेले में जाके वो बिजनेस करता है और वहां से वो पैसा अर्न करता है। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे लोग जिसका कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है बिजनेस का, पर्सन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज अगर कर रहा हो, तो ऐसे लोगों के लिए भी जीएसटी लेना मैंडेटरी है। पर्सन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रिंसिपल या एजेंट के रूप में किसी अदर कैपेसिटी के रूप में गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है। तो कैजुअल टैक्स पेयर एग्जैक्टली वो पर्सन है जो पर्सन जिनका कोई भी प्लेस नहीं हो बिजनेस का और वो घूम घूम के अलग अलग स्टेट में अपने काम को करते हों, तो उनको ऐसे टैक्स पेयर के लिए कुछ टाइम के लिए जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना होगा, और वैसे लोग जिन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना हो वो कैजुअल टैक्स पेयर के रूप में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसके बाद नॉन रेसिडेंस टैक्स पेयर, ये नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोग इंडिया से बाहर के हैं और इंडिया में उनका कोई भी बिजनेस करने का कोई फिक्स जगह नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए इंडिया में आते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, अपने गुड्स को सेल करते हैं और उसके बाद फिर वापस अपने देश चले जाते हैं। तो ऐसे लोग के लिए भी गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे लोग नॉन रेसिडेंस टैक्स पेयर पर्सन हैं और उन्हें नॉन रेसिडेंस टैक्स पर्सन के रूप में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर उन्हें टैक्स पे करना होगा। अब हम इन चार नॉर्मल टैक्स पेयर, कंपोजिशन टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्स पेयर और नॉन रेसिडेंस टैक्स पेयर की हम बात करते हैं, तो इनमें अलग अलग इनमें डिफरेंस क्या है इसकी हम चर्चा करते हैं आगे और देखते हैं पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन देखते हैं इसका। सबसे पहले थ्रेशोल्ड लिमिट देखते हैं कि रेगुलर के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कैजुअल के लिए क्या है और कंपोजिशन के लिए क्या है। रेगुलर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है, कुछ स्टेट को छोड़ के हिली स्टेट कहलाते हैं, वहां पे ये लिमिट 10 लाख रुपए रखी गई है, तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी। उसी तरह से कैजुअल टैक्स पेयर की हम बात करते हैं, नो लिमिट
थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी इनका कोई भी नहीं है। अगर वो 1 रुपए का भी बिजनेस करते हैं तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। इसी तरह से कंपोजिशन टैक्स पेयर की अगर हम बात करते हैं तो जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है तो वो आगे, अगर हम बात करते हैं सप्लाई, तो रेगुलर टैक्स पेयर जो है वो विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। यानी रेगुलर टैक्स पेयर अगर दिल्ली के हैं तो वो दिल्ली के अंदर में भी सप्लाई कर सकते हैं और दिल्ली के बाहर किसी दूसरे स्टेट में भी सप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से सेम कैजुअल टैक्स पेयर विद इन द स्टेट भी कर सकते हैं और स्टेट के बाहर किसी दूसरे स्टेट में भी कर सकते हैं। मगर कंपोजिट टैक्स पेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अंदर ही सप्लाई कर सकता है। अगर वो दिल्ली का है तो वो दिल्ली के अंदर में ही सप्लाई कर सकता है, दिल्ली के बाहर सप्लाई नहीं कर सकता। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी दी गई है, इसी तरह से कैजुअल के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी दी गई है। मगर कंपोजिट डीलर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है। इनवॉइस, रेगुलर टैक्स पेयर को टैक्स इनवॉइस जनरेट करना होगा, वो बिल ऑफ इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं, उनके पास दोनों फैसिलिटीज हैं। कैजुअल टैक्स ऑफ इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं और बिल ऑफ इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। कंपोजिट टैक्स पेयर सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई जनरेट कर सकते हैं। एप्लीकेबल फॉर में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की वो सेल कर सकते हैं, रेगुलर टैक्स पेयर और सर्विस दे सकते हैं। इसी तरह से कैजुअल पर्सन जो है वो भी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर सकते हैं। मगर कंपोजिट सभी गुड्स में कभी सभी गुड्स को बेच सकते हैं, मगर कुछ चीज हैं जो एग्जाम 3 चीज छोड़ के आइसक्रीम, पान मसाला और टबैको प्रोडक्ट, ये तीनों चीज को छोड़ के वो किसी भी चीज में अपना बिजनेस कर सकते हैं। टैक्स रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर टैक्स पेयर के लिए टैक्स स्लैब बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग वो टैक्स स्लैब रिसीव करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे। इसी तरह से कैजुअल टैक्स पेयर के लिए भी स्लैब बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग वो टैक्स रिसीव करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे। इसी तरह से कैजुअल टैक्स पेयर अगर मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है तो 1%, रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग अल्कोहल 5%, सर्विस प्रोवाइडर है अगर 6% टैक्स पे करना होगा। बेनिफिशियल फॉर रेगुलर टैक्स पेयर बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड करता है, कैजुअल टैक्स पेयर बिजनेस टू बिजनेस भी ट्रेड करता है और कस्टमर को भी ट्रेड करता है। कंपोजिट टैक्स बिजनेस टू कस्टमर, तो ये थे कुछ क्राइटेरिया और जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है। रेगुलर वाले कौन से बेनिफिट ले सकते हैं, कैजुअल वाले के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और कंपोजिट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी पे क्लिक करें कि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं जीएसटी के एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।